गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेवरासुंडा के प्रीवियस पार्ट जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम नेवरासुंडा की यूनिट नंबर 6 जो कि टॉपिक नेम है मानसून, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। First point related to monsoon. The word monsoon has originated from Arabic word mausim, which means season. यानी मानसून शब्द अरेबिक वर्ड मौसिम से बना है, जिसका मतलब होता है सीजन। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मानसून। मानसून इज ऑफन रिफर्ड टू सीजनल रिवर्सल ऑफ winds ओवर द इंडियन ओशन, स्पेशली इन अरेबियन सी। यानी अरब सागर में विशिष्ट रूप से इंडियन ओशन के ऊपर जो विंड्स का रिवर्सल होता है, उसके कारण सीजनल रिवर्सल, विंड्स के कारण जो सीजनल रिवर्सल होता है उसी को मानसून कहा जाता है। फिर से, मानसून इज ऑफन रिफर्ड टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ओवर द इंडियन ओशन स्पेशली इन अरेबियन सी। यानी विशिष्ट रूप से अरेबियन सी में इंडियन ओशियंस के ऊपर जो विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है, इसी को मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन। यानी इंडिया किस जोन में सिचुएटेड है? तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में सिचुएटेड है, एंड दिस ट्रेड विंड्स कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। और ये देज ट्रेड विंड्स यानी इस प्रकार का जो विंड्स होता है वो पूरे वर्ष भर चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन कंट्री। यानी भारत में टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना है? तो 1194 मिलीमीटर है। यानी टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन कंट्री यानी देश में टोटल प्रेसिपिटेशन का अमाउंट कितना है? तो 1194 मिलीमीटर। नेक्स्ट, और टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया। भारत में टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम कितना है? तो 4000 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। यानी आर टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया, भारत में टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम कितना है? तो 4000 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। एवरेज रेनी डेज इन कंट्री, भारत देश में औसत वर्षा का दिन कितना होता है? तो 130 दिन होता है प्रत्येक वर्ष। यानी 365 में 130 दिन जो होता है वो एवरेज रेनी डे के रूप में जाना जाता है। हमारे इंडिया में एवरेज रेनी डे कितने दिन का होता है? तो 130 दिन का होता है प्रत्येक वर्ष। यानी 365 में 130 दिन जो होता है पानी बरसता है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, रेनी डे किसे कहते हैं? तो मोर देन 2.5 मिलीमीटर रेन्स ड्यूरिंग 24 आवर्स कॉल्ड रेनी डेज। मतलब जब वह दिन जिस दिन 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे रेनी डे कहते हैं। फिर से, 24 घंटे के दौरान 24 घंटे के दौरान या फिर 24 घंटे की अवधि में 2.5 मिलीमीटर से या अधिक वर्षा हो जाती है तो उसे रेनी डे कहते हैं। यानी 24 घंटे के समय में यदि 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है तो उसी को रेनी डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, द साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट टॉपिक, द साउथ वेस्ट मानसून। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून रीच साउथ इंडिया। यानी साउथ वेस्ट मानसून कहाँ पर पहले पहुँचता है? तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो साउथ इंडिया में पहले पहुँचता है एट द कोस्ट ऑफ केरला। कहाँ पर पहुँचता है? तो केरला के कोस्ट पर पहुँचता है। अराउंड 1 जून ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 1 जून को यह पहुँचता है। एंड इन द मिडल ऑफ जुलाई इट कवर्स होल इंडिया अंडर द ग्रिप ऑफ रेनफॉल। और मध्य जुलाई तक संपूर्ण इंडिया में इस रेनफॉल को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विथड्रॉवल स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान इन 1 सितंबर टू कंप्लीट विथड्रॉवल फ्रॉम होल कंट्री बाय 15 दिसंबर। 15 अक्टूबर। फिर से, इट विथड्रॉवल स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान। यानी कि साउथ वेस्ट मानसून का विथड्रॉवल या फिर बंद होना कब से स्टार्ट होता है? तो 1 सितंबर से
बंद होना स्टार्ट हो जाता है वेस्टर्न राजस्थान में। इट विथड्रॉवल स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान में इसका विथड्रॉवल कब स्टार्ट होता है या फिर वर्षा होना कब बंद होना शुरू हो जाता है, तो 1 सितंबर से वर्षा होना बंद हो जाता है। कंप्लीट विथड्रॉवल फ्रॉम जो होल कंट्री बाय 15 अक्टूबर, और ये 15 अक्टूबर तक पूरे देश में पूरी तरह से वर्षा बंद हो जाती है 15 अक्टूबर तक। नेक्स्ट पॉइंट, इट मूव्स एवरेज एडवांटेज स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मूव्स एट एवरेज स्पीड्स, और इसकी जो एवरेज स्पीड्स होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी साउथ वेस्ट मानसून की जो स्पीड होती है वो कितना होता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में रेनफॉल का ग्रांड पीरियड किसे कहते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून को कहा जाता है। यानी भारत में ग्रांड पीरियड रेनफॉल का किसे कहते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड मोर देन 75% ऑफ टोटल रेनफॉल इंडिया। यानी हमारे भारत में कुल मान लीजिए यदि 100% वर्षा होती है तो उसमें से 75% से अधिक वर्षा इसी साउथ वेस्ट मानसून से ही हो जाती है। किससे, तो साउथ वेस्ट मानसून से 75% से अधिक वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन तमिलनाडु द कंसंट्रेशन इज ओनली 20 to 40% ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सिंस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। यानी तमिलनाडु में इसका कंसंट्रेशन 20 से 40% होता है साउथ वेस्ट मानसून के दौरान 20 से केवल 20 से 40% तक इसका कंसंट्रेशन केवल तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। सिंस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, और 20% में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन जम्मू एंड कश्मीर द कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इज अबाउट 35 to 50% एंड रिमेनिंग पोर्शन इज फुलफिल्स फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। यानी इन जम्मू कश्मीर में रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून्स के दौरान जो रेनफॉल का कंसंट्रेशन होता है वो 35 से 50% होता है। यानी जम्मू कश्मीर में 35 से 50% के आसपास साउथ वेस्ट मानसून्स के द्वारा रेनफॉल का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। एंड रिमेनिंग पोर्शन इज फुलफिल्स फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल, और शेष भाग जो होता है वो नवंबर से लेके अप्रैल के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट मानसून्स हैज़ 2 ब्रांचेज। यानी साउथ वेस्ट मानसून्स की निम्नलिखित 2 ब्रांचेज देखने को मिलती है। साउथ वेस्ट मानसून्स की निम्नलिखित 2 ब्रांचेज देखने को मिलती है। एक तो आपका अरेबियन सी का ब्रांच होता है, दूसरा बे ऑफ बंगाल का ब्रांच होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अरेबियन सी ब्रांच कंट्रीब्यूट्स 770 मिलीमीटर रेनफॉल 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून्स। यानी साउथ वेस्ट मानसून्स का 80% भाग जो होता है वो अरेबियन सी ब्रांच से देखने को मिलता है, जो कि मिलीमीटर में 770 मिलीमीटर रेनफॉल जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूव्स नॉर्थ वर्ड इन दिल्ली। यानी यह कहाँ पर मूव करता है, तो नॉर्थ वर्ड यानी नॉर्थ उत्तर की तरफ से यह मूव करता है, और यह कहाँ पर होता है, तो न्यू दिल्ली में होता है, इन दिल्ली में होता है। दूसरे नंबर का ब्रांच है बे ऑफ बंगाल। दूसरे नंबर का ब्रांच क्या है, तो दूसरे नंबर का ब्रांच है बे ऑफ बंगाल। कंट्रीब्यूट्स 340 मिलीमीटर रेनफॉल अबाउट 20% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। यानी साउथ वेस्ट मानसून का 20% भाग जो होता है वो बे ऑफ बंगाल से होता है। मिलीमीटर में 340 मिलीमीटर रेनफॉल को कंट्रीब्यूट करता है कौन, तो बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूव्स अप टू असम। और इसका मूवमेंट कहाँ से होता है, तो बे ऑफ बंगाल का जो मूवमेंट होता है वो असम से होता है। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का टॉपिक है द नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरे नंबर का टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑनसेट अबाउट 15 अक्टूबर एंड इट्स लिमिटेड मोस्टली टू साउदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड विथड्रॉवल ऑलमोस्ट बाय मिड दिसंबर। यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो इसका भारत में आगमन
15 अक्टूबर से हो जाता है एंड इट इज़ लिमिटेड मोस्टली टू साउदर्न स्टेट्स, और यह बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बरसात करती है। सर्वाधिक रूप से यह साउदर्न स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इसका जो विथ ट्रैवल होता है या फिर वर्षा समाप्ति का जो समय होता है वो लगभग मध्य दिसंबर तक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु गेट्स हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून्स फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश की अपेक्षा तमिलनाडु जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून्स के द्वारा ज़्यादातर वर्षा का जल जो है देखने को मिलता है, यानी कि आंध्र प्रदेश की अपेक्षा तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून्स के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मानसून इज आल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मानसून्स, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून्स को रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। मानसून मानसून द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स को रिट्रीटिंग मानसून्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% ऑफ टोटल रेनफॉल इंडिया, यानी हमारे भारत में मान लीजिए 100% तक रेनफॉल होता है तो उसमें से केवल 15% कंट्रीब्यूशन देता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो रेनफॉल का मूवमेंट होता है वो वेस्ट से, ठीक, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ होता है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, it is defined as low pressure or cyclonic circulation in the wind above the surface which moves from western countries to Himalayan mountains, यानी it defined as low pressure or cyclonic circulation in the wind, यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस को जो है सरफे वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लो प्रेशर या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। इन द विंड एबव द सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है या फिर लो प्रेशर जो होता है उसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। विच मूव्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री टू हिमालयन माउंटेन्स, और इसका जो मूवमेंट होता है वो पश्चिमी देशों से हिमालय माउंटेन्स जम्मू कश्मीर की तरफ होता है, पश्चिमी देशों से हिमालयन माउंटेन जम्मू कश्मीर की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर टू मार्च इज द मेन पीरियड व्हेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैरी रेनफॉल इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विच आर वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स एंड इन राजस्थान लोकली नोन एज मावट, यानी दिसंबर से मार्च जो होता है वो मेन पीरियड होता है किसका, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होता है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल होती है, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स, और यह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा जो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में जो रेनफॉल होती है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है किसके लिए, तो रबी क्रॉप्स के लिए, और राजस्थान में इसे मावट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज अल नीनो। अल नीनो क्या होता है, इट इज ए फेनामिनन दैट लीड्स टू राइज इन ओशन टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम कास्ट ऑफ पेरू एंड इफेक्ट इंडियन मानसून कॉन्सिक्वेंट ड्राई वेदर एंड ड्रॉट। अल नीनो एक प्रकार की घटना होती है जो कि ओशन टेम्परेचर के बढ़ने से देखने को मिलता है, और स्टार्ट फ्रॉम कोस्ट ऑफ पेरू, यानी पेरू के कोस्ट से, यानी पेरू के तमिलनाडु से अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलता है एंड इफेक्ट इंडियन मानसून कॉन्सिक्वेंटली ड्राई वेदर एंड ड्राट, और इंडियन मानसून पर इसका जो प्रभाव होता है वो ड्राई विदर एंड ड्राइड के रूप में दिखाई देता है, फिर से अल नीनो इज ए फिनोमेनन दैट लीड्स टू राइज इन द ओशन टेम्परेचर, यानी अल नीनो एक प्रकार की ऐसी घटना है जो कि ओशन यानी समुद्र के टेम्परेचर्स में समुद्र के टेम्परेचर के बढ़ने के कारण दिखाई देता है, जो कि पेरू के कोस्ट से स्टार्ट होता है, और इसका प्रभाव जो होता है वो इंडियन मानसून पर ड्राई विदर एंड ड्रॉट के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो, मतलब वह कौन सी रिवर है जिसके विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो, यानी वह कौन सी नदी है जिसका मैक्सिमम फ्लो यूटिलाइज होता है, तो आपका गंगा है, और भारत में सबसे ज़्यादा इरिगेशन किए जाने वाला नदी भी आपका गंगा नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग इज आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग।
artificial rain making or cloud seeding. First point related to artificial rain making or cloud seeding. Application of foreign materials to clouds to induce precipitation is called cloud seeding. यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल यानी फॉरेन मटेरियल्स का एप्लीकेशन करके जो हम क्लाउड को फिर से एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू क्लाउड्स टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करने के लिए क्लाउड्स में हम फॉरेन मटेरियल का प्रयोग करके फॉरेन मटेरियल का एप्लीकेशन करके जिस फॉरेन मटेरियल का एप्लीकेशन करते हैं यानी कि प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करने के लिए बादल के रूप में हम जिस फॉरेन मटेरियल का एप्लीकेशन करते हैं उसी को हम क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्लाउड सीडिंग दो प्रकार का होता है, एक तो आपका कोल्ड सीडिंग होता है, दूसरा आपका वार्म क्लाउड सीडिंग होता है। तो कोल्ड सीडिंग में क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं यानी कोल्ड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है जिसे हम AgI के नाम से जानते हैं। और ड्राई आइस इज अप्लाइड एट 1 न्यूक्लियाई फॉर ए लीटर ऑफ क्लाउड एयर यानी कि कोल्ड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं या फिर ड्राई यानी सूखे हुए बर्फ का प्रयोग करते हैं। अब कितनी मात्रा में करते हैं, तो अप्लाइड एट 1 न्यूक्लियाई फॉर ए लीटर ऑफ क्लाउड एयर यानी कि 1 लीटर क्लाउड एयर के लिए यानी 1 लीटर बादल की हवा के लिए यानी 1 लीटर क्लाउड एयर के लिए 1 न्यूक्लियाई ड्राई आइस का या फिर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इन डायनेमिक क्लाउड सीडिंग मासिव क्वांटिटी ऑफ 100 to 1000 न्यूक्लियाई पर लीटर ऑफ क्लाउड एयर आर अप्लाइड्स यानी सीधे सीधे करने का ये मतलब है कि इन डायनेमिक क्लाउड सीडिंग यानी डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में मासिक क्वांटिटी ऑफ 100 to 1000 न्यूक्लियाई पर लीटर ऑफ क्लाउड एयर आर अप्लाइड्स यानी डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में मासिक क्वांटिटी जो होती है वो 100 से 1000 न्यूक्लियाई रखा जाता है 1 लीटर क्लाउड एयर एक एक लीटर क्लाउड एयर के लिए। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आपका वार्म क्लाउड्स आता है। दूसरे नंबर पे आपका वार्म क्लाउड्स होता है जनरली यूज्ड सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। यानी वार्म क्लाउड्स क्या होता है, तो यह सामान्यतः सोडियम क्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। वार्म क्लाउड्स जो होता है वो वार्म क्लाउड्स में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट पॉइंट वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर फोरकास्टिंग। अगला टॉपिक क्या दिया है, तो अगला टॉपिक दिया है वेदर फोरकास्टिंग। डिस्कस अबाउट वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए डेज कितना होता है, 3 days और अप टू 72 hours यानी कि 3 दिन से कम यदि 3 दिन से कम वेदर फोरकास्टिंग के लिए शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। यानी कि 3 दिन से कम वर्षा का यदि हम मापन करते हैं तो उसे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग में 3 दिन से कम आता है या फिर 72 घंटे तक देखने को मिलता है। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग 3 से 10 दिन के लिए होता है। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग मोर देन 10 days यानी 10 दिन से अधिक के लिए होता है। नेक्स्ट point related to weather forecasting. The short range forecasting is issued twice a day and especially valid for 36 hours यानी तो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होता है। यह एक दिन में 2 बार इशू किया जाता है। यानी द शॉर्ट रेंज फॉर वेदर फोरकास्टिंग इज इशूड ट्वाइस ए डे यानी एक दिन में दो बार शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग को इशू किया जाता है। एंड स्पेशली वैलिड फॉर 36 आवर्स और यह विशिष्ट रूप से 36 घंटे के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट द लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग आर इशूड थ्राइस इन ए ईयर एंड आर यूजफुल फॉर चूजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग यह एक साल में 3 बार इशू किया जाता है एंड यह यूजफुल किसके लिए होता है, तो क्रॉपिंग पैटर्न को चूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित जो मानसून होता है वह प्रिडिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून यानी मानसून का जो निर्धारण है वह लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। यानी द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून यानी मानसून का जो निर्धारण है यह लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट
while symptotic method of weather forecasting is used for short range weather forecast, यानी कि while, जबकि symptotic, जबकि synoptic, जबकि while मतलब जबकि synoptic method of weather forecasting, यानी कि synoptic method of weather forecasting is used for short range weather forecasting, यानी short range weather forecasting के लिए जो विदर फोरकास्ट साइनोप्टिक मेथड ऑफ विदर फोरकास्टिंग प्रयोग किया जाता है, यानी कि शॉर्ट रेंज विदर फोरकास्टिंग के लिए साइनोप्टिक मेथड ऑफ विदर फोरकास्टिंग प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCMRWF, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज विदर फोरकास्टिंग, जो कि जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स, अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? वाटर की प्रॉपर्टी, यानी वाटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो 580 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 580 कैलोरी जो होती है वो लेटेंट हीट होती है। किसकी? तो वेपराइजेशन, यानी वाटर की वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट होती है, यानी कि वाटर की वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट होती है 580 कैलोरीज पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हीट कितना होता है? वाटर का सब्लिमेशन हीट कितना होता है? तो 680 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 680 कैलोरी पर ग्राम हीट सब्लिमेशन होता है वाटर का। नेक्स्ट पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन यानी वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 80 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है, यानी वाटर की जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग पर वाटर का विस्तार कितना होता है? तो 9% बाई वैल्यूम। वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, यानी कि जमाने पर, यानी कि किसी भी चीज़ को जमाने पर उसका विस्तार कितना बढ़ जाता है? तो 9% बाई वैल्यूम, यानी जितना वैल्यूम रहता है उसका 9% तक वैल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है किसी भी चीज़ को जमाने पर। नेक्स्ट पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज -80, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना होता है? तो -80 होता है, और यूनिट इसका दिया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनी नॉन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट लिक्विड अमोनिया इज 1.03 कैलोरी पर ग्राम, यानी वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, यानी कि पानी का जो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कितना होता है? तो 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक, यानी वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, यानी वह कौन सा जल का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कितना होता है? तो 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। ऑफ एनी नॉन सब्सटेंसेस, यानी किसी भी सब्सटेंसेस, यानी कोई भी सब्सटेंसेस हो उसमें वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन लिक्विड अमोनिया का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1.03 कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर लॉगिंग। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग, ए सिचुएशन वेयर ऑल द पोर्स बोथ मैक्रो एंड माइक्रो आर फिल्ड विथ वाटर टेम्परली या परमानेंटली, यानी कि अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से पानी के द्वारा यदि सभी प्रकार के माइक्रो पोर्स या फिर सभी प्रकार के माइक्रो पोर्स भर जाते हैं तो इस प्रकार के सिचुएशन को ही वाटर लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। फिर से, ए सिचुएशंस यानी वह दशा है वेयर ऑल द पोर्स, जहाँ पर सभी प्रकार के पोर्स, माइक्रो पोर्स हो चाहे माइक्रो पोर्स हो, वो पानी के साथ भर जाते हैं। यह अस्थायी रूप से हो सकते हैं या फिर अस्थायी रूप से हो सकते हैं, तो इसे ही वाटर लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, डीमेरिट डीमेरिट ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ऑफ वाटर लॉगिंग। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डीमेरिट ऑफ वाटर लॉगिंग, रिड्यूस ODR ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट को यह कम करता है, यानी डीमेरिट्स ऑफ वाटर लॉगिंग जो होता है वो ODR ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट को यह कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस EH, जिसे रिडॉक्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यानी EH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EH का फुल फॉर्म होता है रेडॉक्स पोटेंशियल, रिड्यूस EH ऑफ वेल एरेटेड सॉइल्स, यानी कि किसी भी सॉइल जो कि किसी भी वेल एरेटेड सॉइल्स का
EH कितना होता है, तो 400 से 700 MB होता है, यानी EH ऑफ बेल एरेटेड सॉइल, यानी बेल एरेटेड सॉइल्स का EH कितना होता है, 400 से 700 MB होता है। नेक्स्ट पॉइंट, EH ऑफ वाटर लॉट सॉइल, यानी वाटर लॉट सॉइल का EH कितना होता है, तो -200 -250 से -300 MB होता है, यानी EH ऑफ वाटर लॉट सॉइल, यानी वाटर लॉट सॉइल का ES या फिर EH या फिर जिसे हम रेडॉक्स पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, -250 से -300 MB होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस मोर इन वाटर लॉट सेल्स, यानी डीनाइट्रिफिकेशन लॉस सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन लॉस जो होता है वो वाटर लॉट सेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सबमर्ज्ड राइस सल्फर सल्फेट आर reduced to sulfide that is further reduced to hydrogen sulfide that causes काई इन राइस ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि सबमर्ज्ड सल्फेट, यानी कि जो जलमग्न धान होता है उसमें सल्फेट जो होता है वो सल्फाइड में रिड्यूस हो जाता है, सल्फाइड में रिड्यूस हो जाता है, इज फर्दर रिड्यूस टू हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। और यह हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो राइस में एक्योकाई डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक्योकाई डिजीज जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। एक्योकाई डिजीज ऑफ राइस जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट सेशन हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम निम्रा सुंडा के अप्रोच ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।